कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ सभी लोगों को। आज हम लोग वेरिकोज वेंस इस पर पढ़ने वाले हैं और वेरिकोज वेंस के पेशेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, या कोई भी काम करने वाले लोग जो है ना, उन लोगों को सिटिंग पोजीशन में ज़्यादा बैठना पड़ता है या फिर स्टैंडिंग पोजीशन में ज़्यादा बैठना पड़ता है। तो इसकी वजह से ना पेशेंट जो आते हैं, आ रहे हैं, वेरिकोज वेंस के बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। तो हमें ना इनका मैनेजमेंट जो है आयुर्वेदिक मेथड से करने आना ही चाहिए, क्योंकि पेशेंट का डिमांड है कि क्योंकि इसमें नॉन इन्वेजिव मतलब बिना सर्जरी वगैरह के हम लोग ठीक कर सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, मौलिक सिद्धांत वेरिकोज वेंस को समझने का और चिकित्सा का, वह जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों को वेरिकोज वेंस के बारे में विस्तार से आज बताऊंगा। इसमें मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वो जरूर आप लोगों के प्रैक्टिस को बहुत अच्छा करेगा। और दूसरा है कि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गया तो आप लोगों को ना चिकित्सा करना बहुत ही आसान जाएगा। जब हम वेरिकोज वेन्स देखते हैं तो वेरिकोज वेन्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि ये जो वेन्स होते हैं पैरों में हो गए, तो बहुत इंसान जब खड़ा रहता है या फिर बहुत देर तक पैर लटका के बैठे रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वेन्स जो रहते हैं वो एनलार्ज्ड हो जाते हैं, थोड़ा ऐसे बड़े हो जाते हैं, ट्विस्टेड हो जाते हैं, ऐसे ऐसे ट्विस्ट की तरह ऐसा पोजीशन हो जाता है। और जो स्किन के सरफेस के पास में है, वह सारे वेन्स जो रहते हैं ना वो डायलेट हो जाते हैं वहां पे। और इसकी वजह से उसको हम बोलते हैं वेरिकोसिटी, वेरिकोज वेन्स ऐसा हम लोग बोलते हैं। आयुर्वेद में हम इसको सिरागत वात बोलते हैं। सिरा में वायु चला गया है और वह पूरी तरह से यह मतलब जो एनलार्जमेंट है या डायलेटेशन है, ऐसे कंडीशन कर रहा है। तो वेरिकोज वेन्स जो है ना वह पैरों के वेन्स में ज़्यादातर होता है, ऐसा हमें अनुभव में आता है। क्योंकि जब हम लोग चलते हैं या खड़े होते हैं या फिर मतलब कैसे भी हम लोग का जब ऐसा पोजीशन रहता है जब वेन्स पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि प्रेशर ज़्यादा आने की वजह से ग्रेविटी की तरफ ब्लड सर्कुलेशन होता है। अब ये वेन्स जो रहते हैं वो नीचे से ऊपर हार्ट की तरफ ब्लड सर्कुलेशन का करने का काम करते हैं, लेकिन जब वॉल्स वीक हो जाती हैं तो उसकी वजह से और वायु का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है, वायु का रुक्ष गुण बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसमें जो इलास्टिसिटी रहती है वॉल्स में और जो इसमें वॉल्स में और वॉल्स मतलब VLUVE, वॉल्स जो रहते हैं अंदर अंदर जो कप्पे टाइप रहते हैं, उसमें भी वीकनेस आ जाती है। और जो वेन्स के जो वॉल्स रहते हैं WALLLS, तो जो ट्यूनिका इंटरना एक्सटर्ना मीडिया जो बताया है, ट्यूनिका इंटरना मीडिया एक्सटर्ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा विकृति आ जाती है, इलास्टिसिटी कम हो जाता है। तो जो नीचे से ग्रेविटी से जो ब्लड ऊपर जाना चाहिए वेन्स के थ्रू, वह जा नहीं पाता है और ये इम्प्यूरिफाइड रहता है, ब्लड रहता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, तो ये वेन्स उसी को कैरी कर रही है, वह जा नहीं पाता है, इसलिए वेरिकोज वेन्स बहुत ज़्यादा आ जाता है। वेरिकोज वेन्स जो रहता है, और इसी तरह से स्किन के ऊपर ना पूरी तरह से ऐसा फैलाव होके स्पाइडर वेन्स भी होती है। जिस तरह से मकड़ी का जाला रहता है बाह्य में दिखता है, वैसे ही पैरों में भी स्पाइडर वेन्स भी दिखाई देती है। बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज जो रहती है वो वेरिकोज्ड हो जाती है, एक जैसे ही दिखता है। तो इसको बहुत सारे लोग ना अच्छा नहीं दिखता अच्छा नहीं है। जो गर्ल्स वगैरह को ना शॉर्ट स्कर्ट्स वगैरह पहनने हैं, या जो बॉयज है जो बरमूडा वगैरह पहन के घूमते हैं, अच्छा नहीं लगता है, तो कॉस्मेटिक पर्पज से भी अच्छा नहीं लगता है। और दूसरा ना वहाँ पे पेन होने लगता है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट भी होता है, पेन होता है, कुछ उभार टाइप बाहर आ जाता है। कुछ कुछ ऐसे मैंने पेशेंट देखे जो शॉपकीपर्स थे, वो आते थे तो पैरों में पीछे जो अपना नी जॉइंट है उसके पीछे ऐसे गठान टाइप बन गया था, इतना ज़्यादा वेरिकोज वेन्स का बढ़ गया था। सर्जरी भी कराया, लेजर थेरेपी भी कराया, लेकिन उसके बाद फिर वो स्टॉकिंग्स पहनते थे, उसके बाद भी इतना गठान हो गया था। वैसे पेशेंट मेरे पास है। एक तो पेशेंट है मेरे पास जिनको ना वेरिकोज अल्सर हो गया था, वह अल्सर हील ही नहीं हो रहा था। पुणे के बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा था। तो मैंने अल्सर को ठीक करने के लिए सूक्ष्म त्रिफला और AKT दिया, और कैलाश जीवन और हल्दी इसको मिक्स करके लगाने के लिए दिया, तो वो पूरी तरह से हील हो गया। मतलब अपना कैसा है कि आयुर्वेद में अगर बेसिक चीज समझ गए ना तो हमें चिकित्सा करना आसान हो जाता है। अब सिम्टम्स क्या रहते हैं वेरिकोज वेन्स के, कि जो वेन्स रहती हैं वेरिकोज्ड हो गई हैं, उसमें कैसा रहता है कि वो पूरी तरह से डार्क पर्पल कलर की हो जाती है या फिर ब्लू कलर की हो जाती है, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहता है और रक्त एक तरह से अशुद्ध हुआ रहता है, रक्त जो है वो विषारी हो गया है, इसीलिए वहां पे ब्लूइश ऐसा पर्पल कलर का हो जाता है या ब्लू कलर का हो जाता है। और वेन्स जो रहती है वो ना ट्विस्टेड दिखती है, अंदर ही अंदर ना उनमें ट्विस्ट हो गया है ऐसा दिखती है, थोड़ा बल्ज आ जाता है वेन्स में। उसी तरह से वो पैरों में कॉर्ड की तरह, CORD कॉर्ड की तरह दिखाई देने लगती है।
और इसमें पेनफुल साइंस एंड सिम्टम्स हमें पेशेंट को दिखाई देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सीवियर पैरों में दर्द होता है, रात रात भर दर्द होने लगता है, पैरों में हैवी फीलिंग लगता है, ऐसे लगता है जैसे पत्थर बांध दिया है पैरों में। पैर को मतलब सोए हैं, लेटे हैं, चल रहे हैं, तब भी बहुत ज़्यादा हैवीनेस आने लगता है पैरों में, जिसको हम बोलेंगे कि पाद गौरव, मतलब पैरों में गुरुता बहुत ज्यादा आ जाती है। उसी तरह से इसमें जलन होता है बहुत ज्यादा, पाद दाह होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, सुई चुभ होने की तरह, सूचीवत वेदना, थ्रॉम्बिंग पेन, इस थ्रॉबिंग पेन इस तरह से पेन होने लगता है। फिर मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, मतलब नस पे नस चढ़ती है ना, तो एक मसल दूसरे पे चढ़ जाता है और बहुत ज्यादा पेन होता है। मांसगत वात के भी लक्षण दिखने लगते हैं, सिरागत वात के भी लक्षण दिखने लगते हैं, और पैरों में सूजन आ जाती है। ये बहुत ही बेकार लगता है, मतलब पैर सूज गए हैं, किसी ना किसी कारण से पैर सूज गए हैं, ये सब वेरिकोज वेन्स के सिम्टम्स में हमें दिखाई देता है। इसी तरह से पेशेंट जब बैठा रहता है या खड़ा रहता है तब ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है, इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है ग्रेविटी की वजह से। तो ये जो वेरिकोज वेन्स है ना, वो प्रोमिनेंट होकर ज़्यादा दिखाई देने लगती है। इसी तरह से खुजली आने लगती है, इचिंग बहुत ज़्यादा होता है, कफ दोष के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इचिंग होता है, बर्निंग हो रहा है तो वह पित्त दोष के प्रकोप से। और ये वेरिकोज वेन्स मेन रूप से ये सिरागत वात है, वायु के प्रकोप से, वायु का रुक्ष गुण बढ़ जाता है, वायु का मतलब ऐसा प्रकोप होता है ना कि वहां पे इलास्टिसिटी कम हो जाती है, रुक्षता आ जाती है वॉल्स में। और वॉल्स में VLUVS जो वॉल्स अंदर जो पढ़ते हैं, आपने एनाटॉमी में पढ़ा है ये सब चीज। और जो उसके जो मतलब वेन्स के जो वॉल्स रहते हैं, WALLS, जो भिंत होती है, मतलब जो दीवार होती है, वो ट्यूनिका इंटरना, मीडिया एक्सटर्ना, उन सब में भी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो इसकी वजह से ना रक्त वाहिनी कहीं कभी कभी फूट जाती है और उसकी वजह से अल्सरेशन हो जाता है, एक तरह से घाव हो जाता है, व्रण हो जाता है, वो तो और ज्यादा डेंजरस हो जाती है। इसी तरह से स्पाइडर वेन्स जब हम लोग देखते हैं तो यह पूरी तरह से वेरिकोज वेन्स की तरह ही रहती हैं, लेकिन इसमें कम मतलब रक्त दुष्टि जो है वो कम होती है और ये इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती है। लेकिन स्किन में चारों ऐसे कैपिलरीज टाइप ऐसे प्रोमिनेंट कुछ दिखाई देने लगती है, और ये स्किन के सरफेस में ज़्यादा जो क्लोज रहती हैं उसमें ज़्यादा दिखाई देती हैं, और ये भी ज़्यादातर रेड या ब्लू कलर की दिखाई देने लगती है। इसी तरह से ये स्पाइडर वेन्स भी पैरों में दिखाई देने लगती है। लेडीज लोगों को तो पीछे नी जॉइंट के पीछे ज़्यादातर दिखाई देने लगता है, और कभी कभी ये चेहरे पे भी दिखाई देने लगता है। और ये साइज में कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा कम ज़्यादा ऐसे हो जाती है। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं आयुर्वेद के डॉक्टर्स, उन लोगों को ना ये स्पाइडर वेन्स हैं या स्पाइडर वेब है ऐसा, और वेरिकोज वेन्स, इसको डायग्नोज करने में थोड़ा डिफिकल्टी आती है। तो जो वेरिकोज वेन्स है वो बड़ी वेन्स में होता है, स्पाइडर जो ये वेन्स रहती है वह कैपिलरीज रहती है छोटी छोटी, उसमें उतनी रक्त दुष्टि नहीं रहती है, लेकिन चिकित्सा ज्यादातर सेम ही रहता है, सिरागत वात हम दोनों को ही बोलते हैं। इसमें क्या रहता है, क्यों होता है ये वेरिकोज वेन्स क्यों होता है? क्योंकि या तो वो वेन्स के जो वॉल्स है, जो दीवार है अंदर ट्यूनिका इंटरना मीडिया वेन्स की, वह या तो वीक हो जाती है, या फिर अंदर के जो वॉल्स रहते हैं WALVAUS वॉल जो रहते हैं, जो अंदर ना ब्लड को ना ऊपर जाते टाइम वो नीचे ना सरक जाए पूरी तरह से, वो ऊपर ऊपर ऐसे जब हम लोग चलते फिरते उठते बैठते हैं ना, तो क्या होता है, मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है ना, तो ब्लड उस प्रेशर के वजह से ग्रेविटी से ऊपर चढ़ रहा है, हार्ट की तरफ जा रहा है वेन्स के थ्रू, तो वह नीचे ना एकदम सरक जाए ग्रेविटी से, इसलिए वॉल्स बनाए हैं, कुदरत ने ऐसा बनाया, भगवान ने बनाया। तो वो वॉल्स जो रहते हैं ना वो वीक हो जाती है, तो वो ब्लड जो है वो नीचे आ जाता है एक वॉल के पास, और प्रेशर डाल के, और वहां पे बहुत ज्यादा ऐसा बल्जिंग ऐसा होने लगता है, और वही वेरिकोज में। तो ये इसका मतलब ये है कि जो वॉल उसको ऊपर से आने से रोक रही है, एक मतलब एक प्रेशर से रोक रही है, वही वीक हो जाएगी, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, खुद का ही उसमें ताकत नहीं है। जब उसमें खुद ताकत नहीं है तो वो क्या ऊपर, जैसे कि अभी जैसे उद्धव ठाकरे जी हैं, वह एक तरह से शक्तिहीन हो गए हैं, वह अपने सांसदों को, आमदार मतलब जो MLAs हैं उनको रोक नहीं पा रहे हैं, एक तरह से शक्तिहीन है। एक समय ऐसा था कि जब बाला साहब ठाकरे बोलते थे, एक शब्द बोलते थे तो पूरा महाराष्ट्र बंद हो जाता था, इतना पावर था, एक व्यक्ति में इतना पावर था। आज उद्धव ठाकरे जी में उतना पावर नहीं है, क्योंकि उनका शक्ति का पूरे तरह से ये और लोगों ने ह्रास कर दिया है। इस तरह से जी यहाँ पर क्या होता है, मुझे किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करनी है, आप लोग को समझ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो वॉल्स में जो कंट्रोल करने की जो ताकत है कि ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे ना आ जाए ग्रेविटी से रोकने के लिए, तो वह जो शक्ति है वह वॉल्स की कमजोर हो जाती है या डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से वेरिकोज वेन्स ऐसा हो जाता है।
और ऐसे ही राहुल गांधी जी का भी है। राहुल गांधी जी में भी ऐसे कंट्रोल नहीं है। उनके जो G90 करके जो G20 करके जो नेता हैं वो उनके बात नहीं सुन रहे, उनकी बात इग्नोर किया जा रहा है, जो भी राहुल गांधी बोलते हैं। तो उसकी वजह से कांग्रेस कमजोर हो रही है। एक समय ऐसा होता था, एक समय मैंने खुद देखा है कि राजीव गांधी जब थे ना, तो वो जब एयरपोर्ट से उतरते थे, तो एयरपोर्ट से उतरने के बाद उनके चारों ओर ना इतने 24-25 मुख्यमंत्री कांग्रेस के उनको सैल्यूट मानते थे और उनके सामने खड़े होते थे। और राजीव गांधी को इतना लोग वैल्यू देते थे क्योंकि इतनी सारे राज्यों में उनकी गवर्नमेंट थी। आज राहुल गांधी उनके सुपुत्र हैं, उनका कंट्रोल पावर चला जा रहा है, उतना लोग नहीं सुनते उनकी बात, उनको मजाक उड़ाया जाता है, उनको पप्पू बोला जाता है। ऐसे मतलब क्यों कंट्रोल पावर कम हो रहा है। तो एक तरह से ना वो चीज मैं यहाँ आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। असली में वो बहुत अच्छे हैं, राहुल गांधी भी अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं, लेकिन समय बदलता है और फिर परिस्थितियां बदलती है, इसलिए ऐसा हो जाता है। यहाँ पर शरीर में समय और परिस्थितियां नहीं बदल रही, यहाँ पे वेगावरोध किया जा रहा है, वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन किया जा रहा है, उसके वजह से ऐसा हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बॉडी ना, वायु का इतना ज्यादा प्रकोप है, रात्रि जागरण की वजह से, अति मैथुन करने की वजह से, विषमाशन करने से, अध्यशन करने से, अनशन करने से, टाइम पे न खाना खाने से, वेगों को मल मूत्र ये जो है मल मूत्र तृष्णा वेग, ये सबको रोकने की वजह से वायु का प्रकोप हो जाता है। और वह जाके सिराओं में जब घूमता है तो सिराओं में जाके ये जितने भी वॉल्स हैं उनको ये विकृत करता है, वीक करता है, कमजोर करता है। फिर इससे क्या होता है, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो हार्ट है हमारा, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ी है, आर्टरीज जो है वो प्योर ब्लड को पूरी तरह से ये करती है, मतलब सर्कुलेट करती है प्योर ब्लड को, तो हार्ट से पूरे शरीर में फैलता है। और वेन्स जो रहती है वह इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है और वह पूरा शरीर से हार्ट की तरफ जारी होती है। तो अभी जो वेन्स जो रहती है ना, वह पैरों में जो वेन्स रहती है वह उनको ना ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, क्योंकि अपना अर्थ का ग्रेविटी है ना वो हर चीज को खींचता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे उल्टा काम करना पड़ता है। तो इसीलिए बीच में ना वॉल्स लगाए हैं, कुदरत ने वॉल्स लगाए हैं। जब मसल मसल का कॉन्ट्रेक्शन होता है तो उसके वजह से वो पंपिंग एक्शन होता है, और जो इलास्टिक वेन्स हैं वह क्या करती है कि ब्लड को ऊपर की तरफ खींचती हैं, और वो वॉल्स जो रहती हैं VALVU, ये वॉल्व जो रहती है ना वह क्या करती है कि ग्रेविटी से नीचे गिरने नहीं देती है, वो ऊपर ऊपर ही मसल कॉन्ट्रेक्शन से पंपिंग होके, और हार्ट भी पंप करता है, मेन हार्ट ही पंप कर रहे हैं, तो उसके वजह से वो मसल कॉन्ट्रेक्शन की सहायता से ऊपर की ओर ब्लड जाता होता है। तो इसमें क्या होता है कि टाइनी वॉल्व जो रहती हैं वह क्या करती है कि वो हार्ट की तरफ मतलब ब्लड को सर्कुलेट करती हैं। जब ये वीक हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो ब्लड जो है वो नीचे बैकवर्ड साइड में नीचे की तरफ वो फ्लो होने लगता है, और क्या होता है कि जमा हो जाता है, जैसे स्विमिंग पूल में पानी जमा हो जाता है, उसी तरह से वेन के कुछ भाग में वह खून जमा हो जाता है, और उसके वजह से वहां पे स्ट्रेच बहुत ज्यादा होता है, ट्विस्ट होने लगता है। ब्लड जो है नीचे से तो प्रेशर आ रहा है, वहां के वॉल्स तो ठीक है, VALUVS, वहां के वॉल्स तो ठीक है, नीचे से पंपिंग हो रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उठने बैठने हर क्रियाकलाप में, लेकिन ऊपर जा नहीं पा रहे हैं ऊपर, क्योंकि वहां पे ऊपर के जो मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पंपिंग कर रहे हैं, लेकिन वॉल्स उनको फोर्सफुली हेल्प नहीं कर पा रही हैं। इसके वजह से क्या होता है, अभी देखिए शिवसेना जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा उद्धव जी के कॉन्फिडेंस है। क्यों कॉन्फिडेंस है कि ये अगर 39 लोग चले गए तो भी हमारी जो शिवसेना है, जिला प्रमुख है, एक एक कार्यकर्ता हमारे गांव में जो काम करते हैं, जो हमारे शहरों में काम करते हैं, कस्बों में काम करते हैं, वह हमें पूरा सपोर्ट करेंगे, और हम नया शिवसेना को पूरा स्ट्रक्चरली पूरा अच्छा कर देंगे। ये थोड़े से गए तो कोई बात नहीं, उनको इतना कॉन्फिडेंस है। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि मसल्स जो हैं वह लीक हो रहा है, वीक हो रहा है। हम उसको जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी बोल रहे हैं कि मैं शिवसेना को पूरा अच्छे से बना दूंगा, इतने जो MLA गए उनको जाने दो हम, लेकिन पूरा अच्छे से बना देंगे। इसी तरह से हमारी चिकित्सा भी रहती है। हम जब शालीषष्टिक पिंड स्वेद करते हैं, रक्त मोक्षण करा के जो रक्त जमा है उसको निकाल दिया जाता है, रक्त को प्रसादन करने वाली, रक्त वाहिनियों को नया बनाने वाली ताप्यादिलो, चंद्रकला रस, नित्यानंद रस, वो जब दिया जाता है तो वॉल्व जो वीक हो गई हैं उनमें स्ट्रेंथनिंग हो जाता है, ताकत आ जाती है, तो फिर वो सारी क्रिया प्रणाली ठीक हो जाती है। तो ये उद्धव जी का जो है ना, जो अपना पार्टी को अच्छा बनाने का, उस वही चिकित्सा पद्धति हम लोग वेरिकोज वेन्स को अच्छा करने के लिए आते हैं। जो भी बाहर जगत में जो भी काम हो रहा है ना, उसको हमें आयुर्वेद की चिकित्सा से जोड़ के समझने के लिए मैं आप लोग को बताता हूँ, क्योंकि आप लोग को समझ आएगा इससे। इसी तरह से
ये किसको किसको ज्यादा होता है वेरिकोज वेन्स, तो अगर देखेंगे तो यह 40 साल के बाद के लोगों को ज्यादा होता है, जब रुक्षता बढ़ने लगती है कार्य, क्योंकि पहला तो कफ का काल होता है बाल्यावस्था, फिर पित्त का काल होता है, लेकिन जैसे ही मध्यावस्था में जाके अकाल जरा होने लगता है, बुढ़ापा जल्दी आ रहा है, वायु का प्रकोप जल्दी हो रहा है, तो रुक्षता ज्यादा बढ़ जाती है वायु का, और उसके वजह से ये 40 के बाद ये बहुत ज्यादा बढ़ने लग रहा है। छोटे बच्चों में भी होता है अगर वो वायु प्रकोपक आहार विहार का सेवन ज्यादा करते हैं तो। स्त्रियों को ये ज्यादा होता है क्योंकि स्त्रियों माता बहनों को खड़े हो एक कुकिंग करना पड़ता है, और स्त्रियों का ऐसा क्रियाकलाप रहता है कि अपने पे ध्यान नहीं देना है, बच्चों को फैमिली को ज्यादा देना है, तो अन्नशन अध्यशन फिर ये सब विषमासन विरुद्धासन ये ज्यादातर हो ही जाता है, क्योंकि ऐसा वो लोग बहुत ज्यादा मेहनती रहती हैं, स्त्रियां बहुत ज्यादा घर का काम करती हैं, अपने पे टाइम नहीं दे पाती हैं, अपना वेगावरोध वगैरह भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारी बातें आती हैं, तो उसके वजह से स्त्रियों को ये ज्यादातर पाया जाता है। उसी तरह से प्रेगनेंसी में भी यह ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी जो ये रहता है कि मतलब खड़े रहने से ये सबसे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, तो उनमें जो गर्भिणी स्त्रियां हैं उनमें ये ज्यादा पाया जाता है। फैमिली हिस्ट्री में भी रहता है कि कुछ कुछ लोगों में ये फैमिली हिस्ट्री में रहता है कि ये सभी को हो ही रहे। उसी तरह से मोटापा, मोटापा अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वेरिकोज में, और खड़े रहने का काम है या सिटिंग जॉब है तो उसमें ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। और जो लोग खड़े रहते हैं जैसे कि दुकानदार वगैरह रहते हैं, वो दिन भर खड़े ही रहना है उनको, मतलब 10-10 घंटे 12-12 घंटे किराना का दुकान पैक उसमें वहां पे पैक करके देना है। कंडक्टर लोग जो हैं या फिर जो ड्राइवर हैं जो बड़े बड़े ऐसे ट्रॉलीज और ट्रक चलाते हैं, तो उन लोगों को तो दिन भर मतलब दिन रात तो वेगावरोध भी होता है, रात्रि जागरण भी होता है, कहीं पर भी ट्रक को लगाए रोड साइड में हाईवे पे सो जाओ, खाना पीना भी रुक रहता है, भले वो ढाबा में खाते हैं लेकिन वायु का प्रकोप तो ज्यादा होता है, हवा भी बहुत ज्यादा लगती है, शरीर को उतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनका काम वैसा होता है। कंडक्टर लोगों को भी ज्यादा खड़ा रहने का काम होता है, मतलब जो भी ऐसे प्रोफेशन है जिसमें खड़े होने का काम है, तो उनको ये वेरिकोज वेन्स होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। पहले के जमाने में या अभी भी ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ टीचर को चेयर नहीं दिया जाता है, जो भी पढ़ाना है स्टैंडिंग होके 2-2 घंटे 3-3 घंटे कंटिन्यू आप पढ़ाइए। और कुछ कुछ स्कूल्स का नियम है, मेरे पास ऐसे टीचर लोग आते हैं वो बोलते हैं कि सर हमारा इंटरनेशनल स्कूल है लेकिन टीचर को बैठना अलाउड नहीं है, दिन भर खड़े ही रहना पड़ता है, और उसके वजह से उनको वेरिकोज वेन्स ऐसा हो गया। उसी तरह से इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, तो अल्सरेशन हो जाता है, जख्म हो जाती है, रक्तवाहिनी फूट जाती है पूरी तरह से, और अल्सरेशन होता है, फिर ब्लड क्लॉट जमा हो जाता है बहुत ज्यादा, और खून आने लगता है, ब्लीडिंग होने लगता है, बहुत ही डेंजरस कंडीशन हो जाती है। तो इसीलिए क्या करना है कि इसके लिए अगर स्त्रियां माता बहनें जो हैं हाई हील के बहुत ज्यादा अगर सैंडल वगैरह पहन रही हैं, और या फिर टाइट कुछ जीन्स और ऐसे ये सब पहना जा रहा है, टाइट ग्रोसरी वगैरह पहना जा रहा है, तो उसको पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन को रोक देता है, ठीक से हो नहीं पाता है, तो ये सारा वात का प्रकोप हो जाता है। आप कहीं पर भी कोई चीज को दबाएंगे तो उसका विकृति आता है। आपने इसमें बोला है कि वेगान न धारित न उदीरित, वेगों को धारण भी नहीं करना है, उदीरण भी नहीं करना है, मध्यम मार्ग ऐसा बताया। उसी तरह से बताया है कि इंद्रियाणम न लालियत न पीड़ित, इंद्रियों को बहुत ज्यादा लालन पालन में भी रखना है और ना पीड़ा देके रखना है। अगर आप टाइट ग्रोसरी या टाइट जीन्स टाइट चीजें बहुत ज्यादा पैरों में पहन रहे हैं तो उसका दुष्परिणाम जरूर आ जाता है। और अभी जैसे एयर होस्टेसेस वगैरह रहती हैं, वो लोग भी बहुत ज्यादा अगर टाइट पहने, बहुत ज्यादा टाइट पहने जो उनके पैरों को तकलीफ दे रहा है, तो फिर उनको ये होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन इतना वो लोग नहीं पहनते, वो फ्लेक्सिबल पहनती है। उसी तरह से जो लोगों का खड़े रहने का जॉब है या बैठे रहने का जॉब है, उनको थोड़ा चेंज करना चाहिए मूवमेंट्स, मतलब अपना जो क्रियाकलाप है ना वो ब्रेक कर करके थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए। उसी तरह से उनको ना नमक थोड़ा कम खाना चाहिए, जिनको वेरिकोज वेन्स ज्यादा हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, नमक का प्रमाण अगर ज्यादा है तो उसको जितना हमें जरूरत है उतना ही खाना चाहिए। फिर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, साइकिलिंग करना बहुत जरूरी है। उसी तरह से पैरों को थोड़ा ऊपर उठा के रखें, उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन जल्दी से अच्छा होगा। तो और अगर ये वेरिकोज वेन्स हो जाता है तो पिलो रख के पैरों को थोड़ा ऊपर करके, डॉक्टर लोग भी बोलते हैं, उससे फायदा हो जाता है। इसी तरह से वजन ना बढ़े, इसको ध्यान में रखेंगे तो ये बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, तो वेनस डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें कोई कट पिट नहीं करना पड़ता है। वो डॉपलर अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे क्लॉट है, कहाँ पे वेरिकोसिटी है, कहाँ पे क्या विकृति है। वो डॉपलर का जो अल्ट्रासाउंड है, वेनस डॉपलर अल्ट्रासाउंड, उससे बहुत अच्छा पता चल जाता है, उसमें एक एक क्लॉट भी दिख जाता है। उसी तरह से अगर वेरिकोज वेन्स है तो कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग पहनना जरूरी होता है,
ताकि वो उसको सप्रेस करे, मतलब दबाए। वो जो डायलेट हो गया है, वो ज़्यादा ट्विस्ट हो गया है, उसको थोड़ा वो सपोर्ट करने के लिए, यहाँ पे कॉम्प्रेशन इतना नहीं देना है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, सपोर्ट करने के लिए कि वो अंदर बैठ जाए, इसके लिए वो देना पड़ता है। उसी तरह से एलोपैथी में स्क्लेरोथेरेपी एक ट्रीटमेंट है, वो देते हैं। फिर लेज़र ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर कैथेटर बेस्ड प्रोसीजर रहता है, जिसमें एक ना कैथेटर डाल के और रेडियो फ्रिक्वेंसी से डाला जाता है कि वो सारी जो वेन्स डायलेट हो गई वो चिपक जाती हैं, उस तरह से करके फिर निकाल दिया जाता है। इसी तरह से लेजर एनर्जी का प्रयोग करके किया जाता है। इस तरह से हाई लाइगेशन करते हैं, कभी कभी वो कट जाता है, अल्सरेशन हो रहा है बार बार, तो उसको लाइगेट करते हैं, सुचरिंग कर देते हैं, या वेन स्ट्रिपलिंग करते हैं, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से एबुलेटरी फ्लेबेक्टॉमी ऐसा एक प्रोसीजर है, वो किया जाता है। या एंडोवेनस थर्मल एब्लेशन ऐसे थेरेपी है, वो किया जाता है। अब हम आयुर्वेद की तरफ आएंगे, तो आयुर्वेद में वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन किया जाता है, उसके वजह से यह वेरिकोज वेन सिरागत वात हो जाता है। तो इसमें हमें पहले तो ये देखना चाहिए कि इसमें अगर मौलिक सिद्धांत से देखें तो शिरा शिथिल्यता जब आ रही है, शिथिल हो रहा है, शिथिलता मतलब दुर्बल हो रहा है, वेन्स दुर्बल हो रहे हैं, तो इसमें वायु का प्रकोप है, वात दोष का इन्वॉल्वमेंट है, रक्त धातु की दृष्टि है, मेद धातु की दृष्टि है, यह हमें पहले देखना चाहिए। उसी तरह से हर महाभूत, हर तत्व में हर मतलब दूसरे महाभूत जरूर रहते हैं। हम लोगों ने पदार्थ विज्ञान में पढ़ा है कि जो नित्य द्रव्य होते हैं, एक अनित्य द्रव्य होते हैं। अनित्य द्रव्य में जैसे हम लोग पानी ले रहे हैं आज, तो पानी में थोड़ा सा गंध है, तो मतलब पृथ्वी महाभूत का एक अंश है। उसी तरह से उसका कलर, मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है, तन मात्राएं अनित्य द्रव्य में एक अष्टमांश करके रहती हैं, और आधा वह मेन महाभूत उसमें रहता है अनित्य द्रव्य के बारे में। इसी तरह से पुणे में, महाराष्ट्र में एक कोलटकर सर थे, उन्होंने, वैद्य कोलटकर सर थे, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला था आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़ के कि हर जो धातु है उसमें दूसरे धातु का भी अंश रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि पार्थिवता जो है, जो सिराओं की पार्थिवता, कठोरपना जो है, वह कम होने लगता है। तो पार्थिवता को बनाना बहुत जरूरी होता है अगर पंच महाभूत से हम लोग देखें तो। इसी तरह से वायु के लिए अब यहाँ पे वात दोष है, रक्त दोष है, रक्त धातु है और मेद धातु है, इनकी दृष्टि हो जाती है। तो वायु के लिए बृहण तेल का मसाज, अभ्यंग, बस्ती, ये सब करना पड़ता है। तो वायु के लिए हम लोग इसमें क्षीर बला तेल, फिर उसके बाद में कोट्टम चुक्क्यादि तेल, उसी तरह से शुद्ध बला तेल, दशमूल तेल, धन्वंतर तेल, इसका अभ्यंग कराते हैं, बस्ती देते हैं। उसी तरह से रक्त धातु को अच्छा करना है। रक्त के मृदु पाक से सिराएं बनती है, रक्त के खर पाक से कंडरा और स्नायु बनता है। तो यहाँ पर हमें सिराओं को अच्छा करना है, तो रक्त पाचक देना बहुत जरूरी है। रक्तगत आम का पचन, स्त्रोतोरोध को दूर करने वाली चीजें रक्त पाचक देना बहुत जरूरी है। और रक्त का प्रसादन करने वाली, प्रसादन मतलब अच्छा रक्त धातु बनाने वाली औषधियां, जैसे कि स्वर्ण माक्षिक भस्म है। उसी तरह से सारिवा है, सारिवानंता हो गया, चंदन हो गया। उसी तरह से हरिद्रा, दारू हरिद्रा, मंजिष्ठा, ये सब रक्त का प्रसादन करने वाले द्रव्य हैं, इनका प्रयोग करते हैं हम लोग। मंजिष्ठा, महामंजिष्ठादि क्वास से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से ताप्यादि लौ, चंद्रकला रस, नित्यानंद रस, ये सब रक्त का प्रसादन करने वाले द्रव्य हैं। दाड़िमा वले, फिर मतलब ये लौह कल्प जितने हैं, मतलब जो हम लोग बोलते हैं कांत लौह भस्म, मंडूर भस्म, ये सब रक्त का प्रसादन भी करते हैं, रक्त की वृद्धि भी करते हैं, रक्त धातु को ताकत देते हैं। रक्त पाचक का भी इसमें महत्व है, और रक्त के प्रसादन करने वाले द्रव्यों का भी बहुत ज्यादा महत्व है। इसी तरह से मेद की भी दृष्टि होती है इसमें, तो इसमें मेदोपाचक देना बहुत जरूरी होता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बहुत ज्यादा शिरा शिथिल्यता है, तो रक्त मोक्षण जहां पे जरूरत है वहां पे रक्त मोक्षण करें। कोई भी पेशेंट आए उसको पकड़ के और रक्त मोक्षण करें, तो वो फिर क्या होता है कि ब्लीडिंग बढ़ जाता है और अल्सरेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो रक्त मोक्षण जहां पर जरूरत है वहां पर करना चाहिए, जहां पर जरूरत नहीं है, भले वो वेरिकोज वेन्स है, गांठ पड़ गए, बहुत ज्यादा बड़े बड़े दिख रहे हैं, जहां पे हम लोग वो हील होने वाला जगह है वहीं पे हमें रक्त मोक्षण करना है, नहीं तो बेकार में और कॉम्प्लिकेशन होके फिर वो वेरिकोज अल्सर या फिर वुंड हो गया या ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह से इसमें स्वेदन डायरेक्ट नहीं देना है, देना है तो शालीषष्टिक पिंड स्वेद देना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। सबसे पहले इसमें रक्त पाचक सुबह देना चाहिए, मेदोपाचक शाम को देना चाहिए। उसी तरह से इसमें हम लोग कासिस आदि तेल का अभ्यंग करते हैं, शालीषष्टिक पिंड स्वेद का प्रयोग करते हैं। जलौका डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए, जलौका से अगर रक्त बंद नहीं हुआ तो कंटिन्यू आते रहता है। ऐसे कॉम्प्लिकेशन मैंने एमडी के टाइम देखा है आयुर्वेद हॉस्पिटल्स में, तो डायरेक्ट जलौका नहीं लगाना चाहिए, साइड में लगा दें, लेकिन डायरेक्ट वेरिकोज वेन्स के ऊपर ना लगाएं, इसको ध्यान में रखिए। अगर वो हील नहीं हुआ तो फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है।
छोटे रहें तो वहाँ, छोटे वेरिकोज वेन्स रहे तो वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े गठान जैसा है वहाँ पे न लगाएं, नहीं तो क्लॉट नहीं होगा, बंद नहीं होगा, तो खून आते रहेगा, तो डेंजरस कंडीशन हो जाती है। इसी तरह से आरोग्य वर्धनी वट्टी का प्रयोग करते हैं, नित्यानंद रस का प्रयोग करते हैं। तो वो क्या, नित्यानंद रस और आरोग्य वर्धनी एंटी कोआगुलेंट रहता है मतलब वो रक्त को बंद करने के लिए उसके जो तत्व हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। इसी तरह से चंद्र प्रभावटी, ताप्यादि लौ का प्रयोग करते हैं, रक्त पाचक, मेदोपाचक, प्रसारिणी तेल को लोकल एप्लीकेशन के लिए प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर इसमें पत्र पोटली स्वेद नहीं देना है, क्योंकि वो उष्ण रहता है, तीक्ष्ण रहता है, रक्तवाहिनी को और उसमें हीट बढ़ने की वजह से तकलीफ हो सकती है। अगर वहां पे कोई गांठ वगैरह है, लाइपोमा है, तब दीजिए। लाइपोमा नहीं है तो पत्र पोटली स्वेद ना देके शालीषष्टिक पिंड स्वेद देना चाहिए। शालीषष्टिक पिंड स्वेद देने से जो मैंने कहा पार्थिव अंश जो है, जो अस्थि धातु है वह जो कम हो गया, धारणा शक्ति वाली जो तत्व है वह जो कम हो गई है, जो वीक और दुर्बल हो गई है, उनमें ताकत आ जाती है। तो इसलिए शालीषष्टिक पिंड स्वेद जो है वह अस्थि धातु को, मतलब जो रक्त वाहिनियों के जो अस्थि तत्व है उसको ताकत दे देती है, उसको बल दे देती है, और वो पूरा मतलब मसल्स को भी स्ट्रेंथ देती है, वायु का भी शमन कर देती है। इसी तरह से सुबह शाम तिल तेल का गंडूश करना चाहिए। इसमें 10-10 ml तक तिल तेल का गंडूश करें, या शीर वाला तेल का गंडूश करें। 101 आवृत्ति वाला जो मेरा है मृदुपाकी, उसका गंडूश करने से बहुत जल्दी रिकवरी देखा गया है। इसी तरह से इसमें हम लोग देखते हैं तो वेरिकोज वेन्स जो रहते हैं ना, सुपरफिशियल एनलार्ज वेन्स रहते हैं, और इसमें क्या रहता है कि ये वॉल्स जो रहते हैं वो वीक होने की वजह से दिखाई देते हैं। इसमें इलास्टिसिटी की कमी हो जाती है, तो इलास्टिसिटी को लाना है तो मात्रा बस्ती का प्रयोग करते हैं हम लोग। सहचरादि तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, या फिर हम लोग तिक्तक शीर बस्ती देते हैं। तिक्तक शीर बस्ती देने से उसमें पटोल है, फिर गुडुची है, किरातिक्त है, यष्टि मधु है। तो यष्टि मधु है ना, तो वो हील करता है, वो बहुत ज्यादा बॉल्स को मजबूत करता है, इसलिए तिक्तक शीर बस्ती का प्रयोग करते हैं। या पंच तिक्त शीर बस्ती का प्रयोग करते हैं। पंच तिक्त में क्या है, तो नीम है, पटोल है, फिर व्याघ्री है, गुडुची है और वासा है। इसको शीरपाक विधि से बना के उसका प्रयोग करते हैं। दशमूल निरूह बस्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। पंचतिक्त घृत गुकुल का प्रयोग कर सकते हैं। यष्टि यष्टि मध्या मधु यष्टि आदि तेल का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से प्रकृति सार सहनन प्रमाण सात्म्य सत्व आहार शक्ति व्यायाम शक्ति वय देश या दुष्यम देशम कालम प्रकृति अनलम के हिसाब से मेडिसिन कम ज्यादा क्या देना है वो हमें देखना चाहिए। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि मधु लेते हैं, सेंधा नमक लेते हैं, पंचतिक्त गुगुल घृतम ये लेते हैं, शत पुष्पाकल्प दशमूल क्वाथ और शीर, इसको मिक्स करके और इसका बस्ती देते हैं। या फिर हम लोग मधु यष्टि तेल, शत पुष्पा का कल्प और सिंधव, इसका हम लोग बस्ती देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इस तरह से अश्वगंधा घृत खिलाते हैं। घृत जितना खिलाएंगे उतना इलास्टिसिटी अच्छा रिकवर हो जाता है। गुगुल तिक्त घृतम का प्रयोग करते हैं, पंच तिक्त घृत गुगुल का प्रयोग करते हैं। और जब भी चिकित्सा शुरू करें तो दीपन पाचन अनुलोमन करके वह हमारा गाड़ी स्टार्ट करने का सबसे मेन तत्व रहता है। उसी तरह से आयुर्वेद की चिकित्सा पहले शुरू करने का तत्व रहता है दीपन पाचन अनुलोमन, यह पहले देना चाहिए। और अनुलोमन अगर हो जाता है, विरेचन देना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि रक्त का आश्रयशी संबंध क्या है, पित्त से। दूषित रक्त को साफ करना है तो पित्त का विरेचन होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग त्रिवित लेहम, फिर अभ्यादि मोदक या मणिभद्र लेहम, सुकुमार कषायम ये सब देते हैं। पेट अच्छे से साफ कर देना है, दुष्टि जो है वो ठीक हो जाता है। उसी तरह से या वेरिकोज वेन जब बढ़ जाता है तो स्क्रैचिंग कभी कभी होता है, रैशेस आ जाते हैं। उसी तरह से डर्मेटाइटिस भी कभी कभी हो जाता है, स्किन पे रैशेस आ जाते हैं, वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है स्किन का। अल्सर भी हो सकता है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो हमें चिकित्सा जो करना है वो हमें देखना है कि क्रैप बैंडेज दे दें या फिर इलास्टिक स्टॉकिंग दे दें। और जो पेशेंट है जो ज़्यादा खड़े रहते हैं उनको बोले कि ज़्यादा कंटिन्यू खड़ा मत रहिए, साइकिलिंग किया करिए कभी कभी। लेग एलिवेटिंग पोजीशन जो है, पैर को ऊपर एलिवेट करके रखना है, ऐसा हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। उसी तरह से ऐसे चिकित्सा करना है कि जो वहाँ चोट ना लगे, मतलब वहाँ पे अभ्यंग वगैरह भी जो करें ना वहाँ पे आर्टरीज वेन्स को इंजुरी ना हो। सिरावेद भी इसलिए मैंने मना किया। डायरेक्ट वेरिकोज वेन जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है उस पर ना करें कि सिराओं को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है, इस तरह से ध्यान से करना है। इसलिए मैंने कोट्टम चुक्यादि तेल का सॉरी पत्र पोटली श्वेत का भी मैंने ये मना किया। पत्र पोटली श्वेत से भी वो रक्त वाहिनियों में हीट बढ़ेगा और वो फट सकती है। वहां पे रक्त पित्त जन्य संप्राप्ति नहीं होने देना है, स्थानिक भी हो तो रक्त पित्त ना प्रकोपित हो, इसको ध्यान में रखना है। इसी तरह से पुनर्नवादि कषायम जो है 60 ml सुबह 60 ml शाम को, इसको देने से वेरिकोज वेन्स में बहुत अच्छा फायदा होता है। ये शोथग्न है, शोथ को कम कर देता है, इसलिए पुनर्नवादि कषाय सहचरादि कषाय का प्रयोग करते हैं। यह स्थिरागत वात में बहुत बढ़िया बताया है। 60 ml सुबह 60 ml शाम को। फिर चिर बिलवादी कषायम का प्रयोग करते हैं।
60 ml सुबह, 60 ml शाम को, इसको देने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वहाँ पे थोड़ा मूत्र प्रवृत्ति अच्छे से हो जाएगी तो वेरिकोज वेन्स में जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। इसलिए गोक्षुर आदि गुगुल 2-2 गोली सुबह शाम खाने के पहले देते हैं। चंद्र प्रभावटी 2-2 गोली सुबह शाम खाने के पहले देते हैं। इसी तरह से सहचरादि तेलम का बस्ती दिया जाता है। सहचरादि तेलम 1-1 चम्मच सुबह शाम अभ्यंतरता देने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। उससे इलास्टिसिटी आ जाती है और वायु का शमन हो जाता है। उसी तरह से अर्जुनारिष्ट का प्रयोग करते हैं कषाय रस होने की वजह से, जिस तरह से हम हार्ट के लिए अर्जुनारिष्ट देते हैं इसी तरह से, और वो सिरामर्म है, महामर्म है, सिरामर्म है, तो सिराओं को ताकत देने के लिए अर्जुनारिष्ट का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से सहचरादि तेलम का अभ्यंग कराना बहुत अच्छा फायदा करता है। सिरा व्यद करना है तो जो पास की दूसरी सिरा है साइड की, उससे दूषित रक्त निकालना चाहिए। डायरेक्ट आप निकालेंगे तो वो इंजुरी ना हो। अगर आपके पास, आपको कॉन्फिडेंस है कि इंजुरी नहीं होगा, जल्दी से हील हो जाएगा, तो आप सिरावेद वहां से भी कर सकते हैं। उसी तरह से वेरिकोज अल्सरेशन ना हो, उसी तरह तो हमें वह वेरिकोज अल्सरेशन से बचाने के लिए हर समय चिकित्सा करना चाहिए। इसी तरह से इसमें बहुत सारे और भी द्रव्य हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि महायुगराज गुगुल, अगर बहुत ज़्यादा सूजन है, शोथ है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। तेल में बहुत सारे तेल हैं जिसका बस्ती दिया जा सकता है, अभ्यंग कराया जा सकता है। तेल द्रोणी में रखा जा सकता है तो महानारायण तेल है, क्षीरबला तेल है, सहचरादि तेल है, धन्वंतर तेल का प्रयोग कर सकते हैं, महामाश तेल, बला तेल, अश्वगंधा तेल, और इसमें सेंधा और शतपुष्प, सेंधा नमक और शतपुष्प डाल के दें। पुराण घृत का अगर हम लोग मतलब वहां पे अभ्यंग करें तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से नस्य का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। कवल और गंडूश धारण करने का ये है कि जहां पर भी आकाशीय तत्व विकृत हो रहा है, तो मुंह भी जो है, मुंह कुहर, ये भी आकाशीय तत्व है। जब हम कवल धारण करते हैं, क्षीरबला तेल या तिल तेल का कवल धारण करते हैं, उसका इफेक्ट ये होता है कि यहाँ पर वायु का शमन होता है, आकाशीय जगह जो है, अधिष्ठान है, तो उसका इफेक्ट ये होता है कि वहां का भी वेरिकोसिटी कम हो जाती है। इसी तरह से कान में रुई डालना, कर्ण पूरण करना, कर्ण पूरण करने से वेरिकोज वेन्स का बहुत अच्छा होता है। कान में रुई डालने से भी वहां का आकाशीय तत्व बैलेंस हो जाता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अश्वगंधा लेहम का प्रयोग अच्छा रहता है। दीपन पाचन सब करने के बाद वहां पे मसल्स को, आर्टरीज और वेन्स के वॉल्स को ताकत देने के लिए अश्वगंधा बहुत बढ़िया रहता है। बृहणीय गण में कपि कच्चू का जो चूर्ण होता है, बीज का चूर्ण होता है, वो उसका प्रयोग करते हैं। पारसिक यवानी का प्रयोग करते हैं, बला का प्रयोग करते हैं, रसोन का प्रयोग करते हैं, ब्राह्मी का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से सिंहनाथ गुगुल, आमवात, और अगर आमवात और यहाँ पे वेरिकोज वेन्स ऐसे कंडीशन है तो वहां पे सिंहनाथ गुगुल अच्छा काम करता है। वातारी गुगुल का प्रयोग अच्छा रहता है। कपि कच्चू का बीज है, उसका कौंचा पाक आता है, वो दूध के साथ लेने से बहुत अच्छा फायदा होता है। ब्रह्म रसायन का प्रयोग करने से वेरिकोज वेन्स में बहुत बढ़िया काम होता है। इसी तरह से बलारिष्ट, दशमूलारिष्ट, फिर इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसमें प्राणायाम, अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि और भ्रामरी प्राणायाम करने से बहुत बढ़िया काम होता है, इसका भी प्रयोग करें। अलग अलग योगासन है, उनका भी प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो मैंने अपने सर, आदरणीय सर के नोट से आप लोगों को बहुत कुछ बताने का कोशिश किया। आप लोग जरूर ऐसे केसेस सॉल्व करते हैं, मुझे मालूम है। आप लोग भी हमें बताइएगा। आप लोग, और यापना बस्ती का भी प्रयोग करने से, जब बहुत ज़्यादा वार्धक्य जन्य अगर ऐसे कंडीशन है और वेरिकोज वेन्स हो रहा है, वहाँ पे त्वचा और मांस और रक्त वाहिनियाँ कमजोर हो गई हैं और पेशेंट को खड़े होने का काम करना पड़ रहा है, तो यापना बस्ती जो है, आप लोग यापना बस्ती का जो सिद्धि स्थान में है उसमें मुस्तादी यापन बस्ती देखे, स्थिरादि यापन बस्ती, फिर बलादी यापन बस्ती, बहुत बढ़िया। मैंने तो 2-3 ही बताए, उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार से बताए। उसमें से भी अगर पेशेंट अफोर्डेबल है उसका प्रयोग करिए, पूरी तरह से पेशेंट ठीक हो जाता है। और इसमें अभ्यंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। जितना तेल का अभ्यंग अगर युवावस्था से ही करा दिया जाए, आप लोगों को मालूम होगा कि यूपी और बिहार जैसे जो पूर्वांचल के क्षेत्र हैं वहाँ पे अभ्यंग कराने की परंपरा है, तो वहाँ पे जितना अभ्यंग होता है तो वेरिकोज वेन्स कभी भी नहीं होता है। अभ्यंगम माचनित्यम स जराशम वातः, वायु को शमन करने के लिए अभ्यंग करना बहुत जरूरी होता है। आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोगों को कभी वेरिकोज वेन्स ना हो तो अभ्यंग जरूर करना चाहिए। पादाभ्यंग डेली करने से कभी भी वेरिकोज वेन्स ऐसा कंडीशन नहीं आता है। तो मैंने अपने तरफ से आप लोगों को बताने का कोशिश किया। आयुर्वेद जो है ना वो पूरी तरह से ब्रॉड स्पेक्ट्रम से देखता है कोई भी व्याधि को। तो और हम लोग जो संक्षिप्त क्रिया को निदान परिवर्जनम, जब हम ये करते हैं ना, निदान परिवर्जन क्यों हो रहा है वह जानना बहुत जरूरी है। स्टैंडिंग पोजीशन है, सिटिंग पोजीशन, पैर लटका के लोग मतलब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं आजकल। इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यहाँ के लोग ना बहुत ज्यादा बैठ के काम कर रहे हैं
और घूमना फिरना नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो ऐसे लोगों को वेरिकोज वेन्स ज़्यादा हो रहा है। या जो सिस्टर लोग रहती है, नर्स लोग रहती हैं, या डॉक्टर्स होते हैं, खड़े होकर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो इन लोगों को भी जो हो रहा है ना उसके लिए या आर्मी के लोग जो रहते हैं, आर्मी के लोग तो एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, लेकिन जिनको कंटिन्यू खड़े रहना पड़ रहा है, या वॉचमैन भी जो है कंटिन्यू अगर खड़े रहने का काम है, उनको वेरिकोज वेन्स होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो संक्षेपतः क्रिया को निदान परिवर्जनम जब बताया जाता है तो निदान परिवर्जन होना चाहिए। रुक्ष पदार्थों का सेवन न करें, और अगर रुक्ष पदार्थों का सेवन हो रहा है तो घृत पान जरूर करें। घृत पान कराना, फिर तेल को पीना, एक एक चम्मच रोज पीना, इससे वेरिकोज वेन्स पूरी तरह से अच्छा होता है। आयुर्वेद का यही कॉन्सेप्ट है कि वायु का रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है और वायु की वजह से शिथिलता आ रही है, तो वहां पे स्नेहन होना बहुत जरूरी है। तो आप बस्ती से दीजिए, अभ्यंग से दीजिए, और फिर कबल गंडूज धारण करने से दीजिए, कर्ण पूरण करिए, नस से करिए, कैसे भी तेल शरीर को देना चाहिए। जब तेल देंगे तो इलास्टिसिटी ठीक हो जाएगा और वो पेशेंट ठीक हो जाता है। और जब वेरिकोज अल्सर आता है तो आपको इसमें क्या करना है, वेरिकोज अल्सर में पूरा व्रण की तरह चिकित्सा करना है। जात्यादि तेल से व्रण रोपण करना है, या कैलाश जीवन और हल्दी उसका सेवन, उसको लगा दीजिए लोकल एप्लीकेशन के लिए। अगर बहुत ज्यादा गीलापन है, पानी पानी है, तो वहाँ हल्दी का पाउडर ही डाल दीजिए, हल्दी और त्रिफला डाल दीजिए, तो वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब जैसा कंडीशन रहता है, आप लोग तो ज़्यादा जानते हैं ऐसे सब कंडीशन को मैनेज करना, तो ऐसा प्रयोग करिए। तो वेरिकोज अल्सर, फुट अल्सर जो वेरिकोज वेन्स की वजह से है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर देना क्या बता रहा हूँ। विवेकानंद जी बोले नमस्ते, नमस्कार सर, प्रणाम सर। वरुण कुमार जी नमस्ते, प्रणाम सर। विकास जी बोल रहे हैं स्पाइडर वेन में यकृत की चिकित्सा से बहुत लाभ होता है। देखिए सर ने बहुत अच्छा बताया, रक्त व स्त्रोतस का मूल स्थान यकृत और प्लीहा है, तो स्पाइडर वेन्स जो रहते हैं उसमें यकृत पे चिकित्सा करेंगे तो मूल स्थान में ही अच्छा चिकित्सा हो गया, तो पूरा शरीर में रक्त वाहिनियां अच्छी हो जाती है, रक्त व स्त्रोतस अच्छा हो जाता है। सर का कॉन्सेप्ट बहुत ही सही है और ऐसा हम लोग भी करते हैं, इसलिए मैंने आरोग्य वर्धिनी वटी, उसमें यकृत प्लीहारी लौ है, फिर भूमि आम्ल की चूर्ण है, फिर उसी तरह से सुचेखर रस का प्रयोग करते हैं, फिर उसी तरह से हम लोग कुटकी का प्रयोग करते हैं, कालमे का प्रयोग, यकृत की सारी चिकित्सा करिए तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। डॉक्टर रमेश गौतम जी नमस्ते, प्रणाम आपको। शालीषष्टिक पिंड स्वेद और पिंड तेल, गंध तेल, इसका अभ्यंग करना बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर बालकृष्णा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर उर्मिल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर शंकर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर बरेनकर नागार्जुना भूषण ये बोल रहे हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ वेरिकोसिल टाइप 2 डायबिटीज, आप इसका केस अभी इंटरेक्टिव सेशन में प्रेजेंट करिए सर, तो मैं आपको बताऊंगा। इंटरेक्टिव सेशन में ज्वाइन होने के लिए मुझे एक मैसेज करिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा, तो उसमें वेरिकोसिल का बताइए, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। सरोज मिश्रा बोल रहे हैं बहुत गंदा ट्रीटमेंट है स्क्लेरोथेरेपी और थर्मल एब्लेशन, पूरा वेन को ही खत्म कर देगा, चिपका देते हैं, इसके कारण बॉडी और कोलेट्रल बना लेगा, इससे बना लेते और कॉम्प्लिकेशन हो के इतना पेशेंट ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, वातरक्त जैसे संप्राप्ति हो जाती है सर। मैंने देखा है पूरा पैर सूजा हुआ है, हाथी पैर की तरह आता है पेशेंट, पूरा काला पड़ गया होता है। उन्होंने स्क्लेरोथेरेपी दिया है, थर्मल एब्लेशन किया है और कोलेट्रल पे बना लेगा, और ये संप्राप्ति बंद ही नहीं होती है। सिरागत बात को आप एक साइड से आप रोक देंगे तो दूसरे साइड से हो जाएगा, संप्राप्ति पूरा भंग होना चाहिए। इसलिए विरेचन चिकित्सा जो है हम लोग जो कराते हैं ना, विरेचन चिकित्सा, रक्त पाचक, रस पाचक, ये सब चिकित्सा किस लिए बताया कि वो पूरा संप्राप्ति भंग हो। मतलब अगर हम संप्राप्ति भंग नहीं करेंगे, एक साइड से रोक के रखेंगे तो दूसरे साइड से होगा। कचरा निकलना चाहिए, जो रक्तगत दुष्टि है, वायु है, सबसे मेन वायु है जो सिराओं में घुस गया है, उसको निकालेंगे नहीं ना, अगर वायु नहीं निकाल, और वो एकदम छोटे छोटे एयर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो हमें ऐसे दिखाई भी नहीं देंगे, इतने छोटे छोटे, फिर वो डैमेज करते हैं। इसीलिए बस्ती चिकित्सा जो किया जाता है वायु की चिकित्सा, वही श्रेष्ठ है। और शालीषष्टिक पिंड स्वेद वो बल देता है, पूरा कहीं पर भी मांस सूख गया है या आर्टरीज वेन सूख गए हैं उसको भी बल देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग शालीषष्टिक पिंड स्वेद करते हैं उससे भी वजन बढ़ता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ता है। इसीलिए यहाँ पर शालीष अपना आयुर्वेद की चिकित्सा ज़्यादा अच्छी रहती है और परमानेंट इलाज होता है इसमें, लेकिन टाइम लगता है, पेशेंट के पास टाइम देने के लिए बहुत मतलब हमें काउंसलिंग करना पड़ता है। डॉक्टर वर्षा पटेल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर आकाश जी बोल रहे हैं लाक्षादी गुग्गुल और कैशोर गुग्गुल बहुत अच्छा रहता है। हाँ आपने ये बात सही बताया, लाक्षादी गुग्गुल भी अस्थि तत्व को अच्छा करेगा,
धारणा शक्ति को बढ़ाएगा। और कैशोर गुगुल है वो रक्तगत आम का पचन करेगा, क्योंकि उसमें गुड़ूची है, रक्तगत आम का पचन करेगा, तो वहां पे वेरिकोसिटी को जल्दी हील और वात रक्त जैसी संप्राप्ति है उसको आवरण को वो दूर कर देगा, इसलिए कैशोर गुगुल बहुत अच्छा काम करता है। बहुत बढ़िया बताया आपने सर। डॉक्टर श्रुति निगम मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अश्विनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी बोल रही हैं कि सर प्रणाम, अभ्यंग देते समय डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? अभ्यंग देते समय यहाँ के पुणे के वैद्य ऐसे बोलते हैं कि आप जब भी अभ्यंग देते हैं ना तो इस तरह से करें कि हार्ट तक वो जाए, मतलब आपको नीचे से ऊपर करना है। पैरों में अगर अभ्यंग करें तो हाथ, मतलब वहां पे ऐसा होना चाहिए कि जिस तरह से ब्लड फ्लो हो रहा है उस तरह से हमें हार्ट की तरफ जाए, ऐसा कोशिश करना चाहिए। घुटनों में गोल गोल करना चाहिए, ऐसा है। मैं उस पर एक लेक्चर लूंगा, अभ्यंग कैसे करना चाहिए शास्त्र में किस तरह से बताया, उस पर मैं एक लेक्चर लूंगा, मैं बताऊंगा हर अवयव में किस तरह से अभ्यंग करना चाहिए। हाँ, सरोज मिश्रा जी बोल रहे हैं टुवर्ड्स हार्ट, बहुत बढ़िया बताया, यही मैंने भी बताया था। डॉक्टर मनीषा जी थैंक यू आपका, आप मनीषा जी हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। डॉक्टर पूजा जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं नोट्स और ये सब देने वाला हूँ जो आपको चाहिए, जो भी बीमारियों का आपके पास नोट्स होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर राम कुमार प्रजापति जी नमस्ते प्रणाम आपको। मनीषा जी बोल रहे हैं कि सर पूर्ण चंद्रोदय और सिद्ध मकरध्वज अलग अलग या एक ही है, प्लीज बताइए। अलग अलग हैं, वो क्या है अलग अलग, मैं आपको कभी एक अच्छे लेक्चर में बताऊंगा, अभी टाइम हो गया है। अदिति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। बहुत सारे ग्रंथों में बोला है, आयुर्वेद सार संग्रह में पूर्ण चंद्रोदय और सिद्ध मकरध्वज एक बता दिया है, ऐसा नहीं है, दोनों चीज अलग है। इस पर मैं और अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा, तब आपको समझ आएगा कि आयुर्वेद कितना छोटी छोटी बातों को देखता है और किस तरह, और हमें बताया नहीं जाता ये सारी चीजें, कॉलेजेस में तो बताते नहीं है, प्रैक्टिशनर भी ओपनली बताते नहीं है, मैं इनको सब बताऊंगा। डॉक्टर अल्पना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मीनू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर, आप लोग के जो भी प्रश्न हैं, आप लोग सबके सब श्रेष्ठ लोग हैं, जो भी प्रश्न है कृपया मुझे पूछ सकते हैं। डॉक्टर रिया जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य जगजीत मोगा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कुसुम पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर पूजा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विष्णु प्रिया जी बोल रही हैं कि हेलो सर, आई गिव कैश्योर गूगल, एनीथिंग मोर फॉर ब्लड सर्कुलेशन। आपको क्या करना है, रक्त पाचक देना है, रस पाचक देना है, और मतलब स्त्रोतोरोध को दूर करना है, स्त्रोतोरोध संप्राप्ति को ठीक करना है, और रक्त प्रसादन, ताप्या दिलाओ, चंद्रकला रस, नित्यानंद रस है, श्लीपद रोगाधिकार में होता है। तो हमें श्लीपद की थोड़ी सारी चिकित्सा मैच होती है यहाँ पे, इसलिए हमें क्या करना है कि नित्यानंद रस देना है। चंद्रकला रस बहुत अच्छा काम करता है। डॉक्टर सुमन साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको। सबके सब आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, मैं तो सबको बहुत ज़्यादा दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आप लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं। डॉक्टर शैलजा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आशा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गौरव जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग चाहते हैं कि और भी आप लोगों का ज्ञान और बढ़े, तो आप लोग हमें लाइव जो जूम का मीटिंग होता है हमारा सुबह शाम, उसमें आया करिए। और अभी तो हम संडे संडे को ना वो लाइव नहीं होता है, 3 बजे हमारा डेली डाउट क्लियरिंग सेशन होता है कि प्रैक्टिस में हमें कितना फीस लेना चाहिए, हमें किस तरह से मेडिकल लीगल केसेस आते हैं, मेडिकल लीगल पॉइंट से किस तरह से सोचना चाहिए, ये 3 बजे का होता है। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, और आप लोगों को अपना जो भी डाउट, छोटी छोटी बातें रहती हैं कि हमें किस तरह से मैनेज करना चाहिए, बस्ती में कितना लेना चाहिए, शिरोधारा में, वो सब हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं, और उससे फायदा सभी लोग का हो रहा है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आप लोग को फायदा होगा। आशा जी बोल रहे हैं स्त्रोतरोध निवारक रस पाचक पाचक ट्रीटमेंट शुड बी गिवन, बहुत बढ़िया बताया। इसमें हम लोग तिक्तक क्षीर बस्ती का भी प्रयोग करते हैं ना, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसमें पत्र पोटली स्वेद मत करें जो बहुत ज्यादा गर्म रहता है, शाली षष्टिक सौम्य ऐसा दे, स्वेदन दे, वो ज्यादा अच्छा है। शैलजा जी बोले व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है। देखिए मैंने यहाँ पे डॉक्टर अरविंद पाठक नंबर दिया है, यहाँ पर मुझे मैसेज करिए शैलजा जी, फिर मैं आपको लिंक दूंगा। एक गूगल फॉर्म भरना है, उसमें थोड़ा सा डोनेशन देना है आयुष दर्पण को, फिर बहुत ही मिनिमम है, जितना मोबाइल रिचार्ज करने में लगता है उतना देना है, और फिर एक तरह से आप डोनेट कर रहे हैं इसको चलाने के लिए, क्योंकि जूम का आईडी ये सब पेड रहता है ना, वो फ्री में नहीं मिलता है। तो वो फाउंडेशन को आपको थोड़ा सा मिनिमम अमाउंट देना है, और आप फिर 1 महीने के लिए रहेंगे, आपको डेली के इतने सारे लेक्चर्स का फायदा होगा, ज्ञान तो इतना मिलेगा इतना मिलेगा। तो आप ज्वाइन हो जाइए। कॉलेजेस में आप बीएमएस करते हैं तो कितने लैक्स में फीस देते हैं, 3-3, 4-4 लाख फीस हो गया है भारतीय विद्यापीठ में हर साल का। यहाँ पर तो इतना ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है, प्रैक्टिकल ज्ञान मिल रहा है, तो ये मिनिमम अमाउंट है, एक तरह से डोनेशन है। आप आयुष दर्पण फाउंडेशन को दीजिए, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, फिर आपको नोट्स जो भी चीज़ चाहिए आप फ्री है वहाँ पे, हर चीज़ आपको फ्री में दिया जाएगा।
ठीक है, तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। मैं अभी 1-2 दिन में 5 भौतिक चिकित्सा उस पर भी लेक्चर सीरीज करूंगा, यही शाम को 7 बजे होगा। 1-2 दिन रुक जाइए, फिर हम डिस्कस करके बताएंगे। 5 भौतिक चिकित्सा भी एक तत्व है, चिकित्सा का तत्व सिद्धांत है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसकी मेडिसिन के बारे में मैं भी बताऊंगा। तो अभी मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। प्रणाम सभी लोगों को। 8:15 बजे हम लोग इंटरेक्टिव सेशन में मिलेंगे। जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं जूम पे, अभी क्या है कि क्रिकेट टीवी में देखना और लाइव देखना स्टेडियम में जाके, उसमें अलग ही मजा है। स्टेडियम में जो लोग देखते हैं तो उनको कुछ एक अलग ही आनंद होता है, इसीलिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। डॉक्टर विष्णु प्रिया जी बोल रहे हैं रक्तपाचक बटी, और आप ना आयुष दर्पण का जो यूट्यूब चैनल है ना, उसमें आप मेरा लेक्चर है रक्तपाचक बटी, पिछले लास्ट ईयर आई हैव टॉट, तो वहाँ आप देखेंगे तो आपको सब चीज़ मिल जाएगा। अभी क्योंकि टाइम नहीं है, मैं अभी जल्दी जल्दी मुझे जाना है। पूजा जी नमस्ते। उर्मिल जी बोल रहे हैं टेकिंग पुनर्नवारिश फॉर स्वेलिंग ऑफ एंकल ज्वाइंट, स्वेलिंग हैपन्स व्हाई डू वर्क, व्हाई प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग वर्क। बहुत अच्छा बताया उर्मिल सर। उर्मिल मलिक जी ने पुनर्नवा रिस्ट के बारे में बताया है, बहुत अच्छा बताया कि इससे स्वेलिंग, क्योंकि शोथग्न है, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर विष्णु प्रिया जी नमस्ते, प्रणाम आपको। अभी का मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ। सबके सब आप लोग रेस्पेक्टेड डॉक्टर्स हैं आयुर्वेद के, सब लोग आइए, हम लोगों से जुड़िए, हम साथ में आगे बढ़ेंगे। प्रणाम सभी लोग को, थैंक यू, धन्यवाद।